साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, यह है करंट अफेयर्स जो कि हम 10 सवाल लेकर आते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण है। यूपी के सभी एग्ज़ामों के लिए, चाहे यूपी पुलिस हो, एपीएस का एग्ज़ाम हो और बाकी अदर जो एसएससी की तैयारी करने वाले लोग हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहे हैं आपके लिए, आप उन सब क्वेश्चन को अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं और रेगुलर उन चीज़ों की तैयारी करें। ठीक है, तो बेटा कल बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करा, बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने सवालों के जवाब दिए, लिखा। तो लगता है कि हाँ, कुछ लोग जो हैं वो सकारात्मक तरीके से तैयारी कर रहे हैं, वो जुड़े हुए हैं और वो सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं बेटा बिना देर किए। पहला सवाल है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मतलब एनएसजी ने संयुक्त अभ्यास गांडीव 5 किस शहर में किया है? लखनऊ में, कानपुर में, वाराणसी में, आगरा में। बहुत शानदार सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। एपीएस जैसे एग्ज़ामों में, लोअर पीसीएस के एग्ज़ामों में, समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ामों में, यूपी के किसी भी एग्ज़ाम में, पुलिस तक में ये सवाल पूछा जा सकता है। तो कहाँ उसका आयोजन हुआ है गांडीव 5 का? तो बेटा इसका आंसर लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और आगरा। तो इसका सही आंसर है लखनऊ। सही आंसर क्या है? लखनऊ। बस क्या है, एक अभ्यास हुआ है जिसका नाम है गांडीव 5। गांडीव 5 क्या है? तो यह है एक अभ्यास है। किस किस के बीच में हुआ था? तो यूपी पुलिस और एनएसजी के बीच में हुआ था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? गांडीव 5 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका आयोजन हुआ है। कहाँ हुआ है बेटा? लखनऊ में। किस किस ने इस गांडीव 5 अभ्यास में भाग लिया है? तो इसमें भाग लेने वाली जो फोर्सें हैं उसमें एक यूपी पुलिस और बेटा दूसरी है एनएसजी। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने। ठीक है, गांडीव 5 का उद्देश्य क्या है, किस वजह से ये रिहर्सल की गई है? तो इसका उद्देश्य है आतंकी घटनाओं से निपटना। आतंकी घटनाओं से निपटना। तो इसका उद्देश्य है आतंकी घटनाओं से निपटना। आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गांडीव 5 एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था यूपी पुलिस और एनएसजी के तहत। यूपी पुलिस का मुख्यालय जो है जो लखनऊ में है, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण सवाल है, तैयार करें बेटा अच्छे से आप। अगला सवाल है, देखिए दूसरा, कह रहे हैं कि नंदिनी कृषक समृद्धि योजना किस राज्य ने शुरू की है? नंदिनी कृषक समृद्धि योजना किस राज्य ने शुरू की है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। कौन सा राज्य ऐसा है जिसने नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की है? तो उसका सही आंसर है बेटा हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की गई है। अब देखो, योजना का नाम है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। पहला सवाल जो बहुत अच्छा है, किस राज्य ने इसको शुरू किया है? तो शुरू करने वाला राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। कहा जाता उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से ये प्लान जो है शुरू हुआ है। दूसरा सवाल देखिए, किस मिशन के तहत इस योजना को चलाया गया है? तो इसके मिशन का नाम है, जिस मिशन के तहत ये योजना चली है, नंद बाबा मिशन। नंद बाबा मिशन। नंद बाबा मिशन के तहत ये योजना चलाई गई है।
इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो पहली बात हम कहें कि जो पशुपालक हैं उनकी आमदनी को बढ़ाना, और दूसरा है बेटा हाँ दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना। तो पहला है दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना, और दूसरा उद्देश्य है इसका बेटा, दूसरा उद्देश्य क्या है? दूसरा उद्देश्य है इसका पशुपालकों की आय बढ़ाना, आय बढ़ाना। एक्चुअल में इसमें क्या कहा गया है? इस योजना के तहत की ये बात बताई गई है कि जो 25 गायों की डेयरी का समूह बनाएगा उसको जो खर्चा आएगा उसका 50% है ना, वो सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कहा गया है, देखिए 25 गायों की डेयरी खोलने पर 10 लाख का अनुदान, इसमें अनुदान मिलेगा, और 25 गायों की डेयरी अगर खोलते हैं तो 10 लाख का अनुदान, 31 लाख का अनुदान बताया गया है। ये योजना जो है शुरू में इसके प्रारंभिक चरण में ये बताया गया है कि कितने मंडलों के मुख्यालयों पर चलाई जाएगी। जैसे यूपी में 18 मंडल हैं, तो 18 मंडल के 18 मुख्यालय हो गए। तो ये पहले चरण में जो है वो 10 मंडलों के मुख्यालयों पर इसका आयोजन होगा। तो यह योजना हाँ 10 मंडलों के मुख्यालय, यह योजना 10 मंडलों के मुख्यालय पर शुरू की जाएगी। 10 मंडलों के जो हेडक्वार्टर हैं उन्हीं जनपदों में पहले इसको शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखें नंदिनी कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। किस मिशन के तहत? नंद बाबा मिशन के तहत। और उद्देश्य क्या है? जो गोवंश हैं, हाँ जो गोवंश हैं, हाँ गायें हैं, हाँ उनकी संख्या को बढ़ाना, और ख़ास तरीके से पशुपालकों की इनकम को बढ़ाना और दूध के उत्पादन को बढ़ाना। ठीक है, ये सब काम इसमें बताए गए हैं। अगला सवाल है बेटा, तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नागपुर में, चेन्नई में, पुणे में, लखनऊ में। तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भी एक अच्छा सवाल है एग्ज़ाम के लिए। एसएससी ऐसे सवालों को ज़्यादा कंडक्ट करती है और बाकी एग्ज़ामों में भी सवाल खूब आते हैं। तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन। पहला सवाल यह है कि किस शहर में उसका आयोजन हुआ? तो बेटा उसका आयोजन हुआ है पुणे में। और पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है बेटा पुणे में, और पुणे एक औद्योगिक नगर है महाराष्ट्र का। और आपको पता होगा, अगर आपको पता है तो इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए कि पुणे किस नदी के किनारे पर बसा है। पुणे किस नदी के किनारे पर बसा है, ये आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का जवाब दे पाते हैं। ठीक है, दूसरी बात देखो, 2-3 सवाल और देख लो। आपको पता है इसमें क्या हुआ इस सम्मेलन में? हाँ, इस सम्मेलन में 3,51,000 जो हिंदी शब्दों हैं, 3,51,000 हिंदी के शब्द हैं, उन सब की एक शब्दकोश जारी हुआ है जिसका नाम है हिंदी शब्द सिंधु। तो इस दौरान हिंदी के 3,51,000 शब्दों का हिंदी शब्द सिंधु, हिंदी शब्द सिंधु
हिंदी शब्द सिंधु शुरू किया है या शुरू हुआ है, शुरू हुआ है, मतलब इतने वर्ड हैं। एक डिक्शनरी है, उसको लॉन्च किया गया है। वो डिक्शनरी का नाम है हिंदी शब्द सिंधु, जिसमें 3,51,000 हिंदी के शब्द हैं। और अखिल भारतीय, तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन हुआ है पुणे में। अच्छा, एक सवाल बताना है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं बेटा हम? 14 सितंबर को। और इसका आयोजन भी 14 सितंबर को ही हुआ, 14-15 सितंबर को। और एक होता विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं बेटा हम? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो ये भी आपको बातें पता होंगी, ठीक है। तो बस आपको एक सवाल याद रखना है, तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ हुआ है? पुणे में हुआ है। और पुणे कहाँ का है? महाराष्ट्र का है ना। और हिंदी शब्द सिंधु क्या है? एक डिक्शनरी है जिसके अंतर्गत हिंदी के 3,51,000 शब्दों को लिखा गया है, ठीक है। चलिए बेटा अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि डैनियल तूफान किस सागर में आया था जिसके कारण लीबिया में हजारों लोगों की मृत्यु हुई, है ना। मिचोंग तूफान बताया था मैंने, मिचोंग तूफान बताया था। मिचोंग तूफान कहाँ आया था ये मैंने बताया था। आप इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए, मिचोंग तूफान किस खाड़ी में आया था? मिचोंग तूफान किस खाड़ी में आया था, इसका जवाब भी कमेंट करके बताइए आप मुझे, अगर आपको ये सवाल पता है तो, अगर आपने पढ़ा है तो। बहुत अच्छे सवाल हैं। देखिए मैं आपसे इतना बताता हूँ कि जिस दिन आप पेपर देने के लिए जाएंगे और जब आपके सामने करंट के क्वेश्चन आएंगे तो आपको लगेगा कि भैया ने जो पढ़ाया था, भैया ने जो बताया था, उसमें से बहुत कुछ मिला है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस विश्वास के साथ तैयारी कीजिए कि आपको यहाँ से सवाल मिलेंगे, ठीक है, और याद करते रहिए आप, ठीक। तो एक तूफान आया है, चक्रवाती तूफान, जिसका नाम है डैनियल। तूफान का नाम क्या है बेटा? डैनियल तूफान। डैनियल तूफान किस सागर में आया है? अरब सागर में, लाल सागर में, काला सागर में, भूमध्य सागर में। तो डैनियल तूफान आया है भूमध्य सागर में, और इसके आने से लीबिया में तबाही मच गई, हजारों लोग मारे गए हैं लीबिया में। उसकी वजह है इस तूफान से बहुत बारिश हुई, बेइंतहा बारिश हुई, और कहा जाता है बांध था, बांध की दीवार टूट गई और वो बांध का पानी जो था वो पूरे शहर में भर गया, ठीक है। तो उससे बहुत सारे लोग जो हैं हताहत हुए हैं। तो देखो बेटा, ये चक्रवाती तूफान किस सागर में आया है? तो सागर का नाम है भूमध्य सागर। क्या नाम बेटा? भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। दूसरा सवाल आपको याद ये रखना है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित शहर, तो प्रभावित शहर जो रहा है सबसे ज़्यादा, जिस शहर में इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा देखा गया, तो प्रभावित शहर का नाम है बेटा, लीबिया का एक शहर है जिसका नाम है डरना। क्या नाम है? डरना। कहाँ का शहर है? लीबिया का। डूब गया बुरी तरीके से लीबिया का। और वैसे भी एक अनुमान आप लगाइए, वैसे भी आप एक अनुमान लगाइए बेटा कि जब चक्रवाती तूफान आते तो खूब घनघोर बारिश होती है। घनघोर बारिश होने से अगर डैम की मतलब बांध की दीवार टूट जा, पिचिंग टूट जा, तो वो सैलाब आपको जो दिखाई देगा वो कितना भयानक सैलाब होगा, है ना। तो इस वजह से जो है कई हजार लोग वहाँ पर मारे गए हैं, और कई हजार लोग जो है वो लापता भी हैं, जिनका अभी तक ये पता नहीं चला वो कहाँ चले गए हैं, ठीक है। पूरा का पूरा शहर जो है वो डूब गया है, ठीक है, ऐसा आप कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला सवाल। भारत का वह दूसरा राज्य कौन सा है जहाँ विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना की गई है? तो गुजरात है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, या फिर केरल है। तो दूसरा पूछ रहे हैं आपसे, तो दूसरा बना है उत्तराखंड। दूसरा क्या बना है? उत्तराखंड। भारत में जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने उत्तराखंड के देहरादून में विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना की है, ठीक है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, विद्या समीक्षा केंद्र, विद्या समीक्षा केंद्र
विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य बना गुजरात, गुजरात बना। दूसरा राज्य बना उत्तराखंड, उत्तराखंड दूसरा राज्य बना, है ना। उत्तराखंड के देहरादून में विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना की गई। तीसरा राज्य बताया जाता कि गोवा बना है और चौथा राज्य बना हिमाचल प्रदेश। अब तुम्हारे दिमाग में बात आ रही होगी कि विद्या शिक्षा केंद्र, विद्या समीक्षा केंद्र क्या है। विद्या समीक्षा केंद्र क्या है? एक्चुअल में क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा एक सिस्टम है जहाँ से आप एक क्लिक करेंगे और पूरे जो राज्य के स्कूल होंगे उनका ब्यौरा आपके सामने इंटरनेट पर आ जाएगा। आप पूरे राज्य के स्कूलों का ब्यौरा एक जगह देख सकते हैं, ऑनलाइन वो भी। तो उसका नाम है विद्या शिक्षा केंद्र। गुजरात में स्थापित हुआ था पहला, उत्तराखंड दूसरा, और उसके बाद बेटा गोवा तीसरा और हिमाचल प्रदेश चौथा राज्य बना है। ठीक है, अगला सवाल देखो, कह रहे हैं किस राज्य के साबूदाना को जीआई टैग दिया गया है? तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा और पंजाब। जीआई टैग एक भौगोलिक संकेत होता है जो उस जगह की एक पहचान को बताता है। तो कहाँ का साबूदाना है जिसको जीआई टैग दिया गया है? ठीक है, तो साबूदाना कहाँ का है जिसको जीआई टैग दिया गया है बेटा? तो वो है तमिलनाडु का। कहाँ के साबूदाने को जीआई टैग मिला है? तो मिला है वो तमिलनाडु का। तो मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा, उसमें ध्यान रखना। देखो, ये जिनको जीआई टैग मिला है, जीआई टैग दिया गया है, वो किस राज्य के पदार्थ हैं? तो जैसे मैं आपको 4-5 नाम बताऊंगा, अभी के बताऊंगा 2023 के ही। हाँ, साबूदाना जो है, साबूदाना जिसको जीआई टैग मिला है वो तो है बेटा तमिलनाडु का। तमिलनाडु के साबूदाने को जीआई टैग दिया गया है। हाँ, रायगढ़ा सोल है, रायगढ़ा सोल, हाँ एक है, हाँ रायगढ़ा सोल, सोल जो ओढ़ी जाती है रायगढ़ा सोल, वो है उड़ीसा की, उसको भी 2023 में जीआई टैग दिया गया है। एक है बेटा उड़ीसा में ही, उसे कहते हैं काला जीरा चावल, काला जीरा चावल, काला जीरा चावल जो है वो भी उड़ीसा का है, उसको भी जीआई टैग दिया गया है। और काला जीरा चावल जो है उसे कहते हैं चावल का राजकुमार। काला जीरा चावल को क्या कहते हैं? चावल का राजकुमार, चावल का राजकुमार। काला जीरा चावल को चावल का राजकुमार कहते हैं। और देखिए, एक है भद्रवाह राजमा, राजमा होती है ना जो उड़द में डालते हैं, उसका नाम है भद्रवाह, भद्रवाह राजमा। भद्रवाह राजमा, राजमा की एक प्रजाति है भद्रवाह। तो भद्रवाह राजमा जिसको जीआई टैग मिला है वो जम्मू कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर का है। और बेटा एक और मैं बताता हूँ, 5 कम से कम आज कर लेते हैं हम। एक है, हाँ एक है रामबन सुलाई शहद, रामबन सुलाई शहद, शहद है ये, और ये भी जम्मू कश्मीर का है, ये भी जम्मू कश्मीर का है। और इसको भी जीआई टैग दिया गया है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। तो ये 2023 के जीआई टैग हैं, याद रख लो। चाहे एपीएस का एग्ज़ाम दे दो, समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम दे दो, पुलिस का एग्ज़ाम देख लो, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देख लो, एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम देख लो। ऐसे सवाल एग्जामिनर कंडक्ट करता है, मालूम करता है, इसलिए अच्छा सवाल है, याद रखना। कहाँ के साबूदाने को जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु के। रायगढ़ा सोल कहाँ की है? उड़ीसा की। काला जीरा चावल जिसे चावलों का राजकुमार कहते हैं वो कहाँ का है? उड़ीसा का। भद्रवाह राजमा कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। और बेटा रामबन सुलाई शहद कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। और इन सबको मिला है जीआई टैग 2023 में। ठीक है, कोई ना कोई नाम जरूर पूछ लेंगे, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको लगेगा अरे कहाँ से सवाल आ गया। एक्चुअल में सवाल कहीं से नहीं आया है, सवाल आपकी डायरी से आया है, लेकिन आपने मन से उसको पढ़ा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगले सवाल को देखते हैं बेटा। कह रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कितने शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया? ऑप्शन आ रहा है 75, 94, 84, 89। ये कितने शिक्षक है उत्तर प्रदेश के जिनको राज्य शिक्षक पुरस्कार दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा? ठीक है, तो वो आते हैं बेटा 94। यूपी के 94 हैं। यूपी के कितने हैं बेटा? 94। एक्चुअल में क्या है, देखो एक्चुअल में क्या है, एक तो होते हैं, हाँ उसे हम ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार। उत्तर प्रदेश में कितने शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें राज्य शिक्षक पुरस्कार मिला? तो वो है बेटा 94 शिक्षक जिन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? राज्य शिक्षक पुरस्कार। मतलब ये उत्तर प्रदेश के बेस्ट टीचर हैं जिनको राज्य शिक्षक पुरस्कार दिया गया है ना, 94। और एक आता है, देखिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। देश में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो है वो कितने टीचर को दिया गया है? तो वो है 75 शिक्षक। भारत के 75 टीचर्स को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया और ये पुरस्कार 75 लोगों को जो दिया है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया है। द्रौपदी मुर्मू जो हैं हमारी माननीय राष्ट्रपति, उन्होंने ये सम्मान दिया है। और उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है जो कि आदित्यनाथ हैं, योगी आदित्यनाथ हैं। ये दोनों नाम याद रखिए, 94 यूपी के शिक्षक हैं और 75 पूरे देश के शिक्षक हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश कह रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में बुंदेलखंड का दूसरा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है? बुंदेलखंड का दूसरा एयरपोर्ट कहाँ बनाया जाएगा? बुंदेलखंड का दूसरा एयरपोर्ट यूपी में, झांसी में, चित्रकूट में, महोबा में और ललितपुर में। 4 विकल्प आपके सामने हैं, तो इसका सही आंसर है बेटा झांसी। क्या आंसर है? झांसी। तो देखिए बुंदेलखंड में कहाँ कहाँ एयरपोर्ट बनेंगे? तो बुंदेलखंड के एयरपोर्ट, बुंदेलखंड में कहाँ कहाँ एयरपोर्ट बनेंगे जिनकी घोषणा की गई है? तो पहला एयरपोर्ट बनेगा बुंदेलखंड में पहला एयरपोर्ट बनेगा बेटा चित्रकूट में। कहाँ बनेगा? चित्रकूट। कहाँ बनेगा? चित्रकूट में। और दूसरा एयरपोर्ट कहाँ बनेगा बुंदेलखंड का? झांसी में। तो अगर आप जो हैं यूपी की तैयारी कर रहे हैं, ये सवाल यूपी के जरूर कंडक्ट कर लें क्योंकि ये सवाल आपको देखने के लिए एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत शानदार सवाल है। बुंदेलखंड का दूसरा एयरपोर्ट झांसी में बनेगा और पहला एयरपोर्ट कहाँ बनेगा? चित्रकूट में बनेगा। ठीक है, 2 बातें याद करने में कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आ रही, कोई इतनी बड़ी मुसीबत नहीं आ रही। अगर ये सवाल एग्जाम में मिल जाते हैं आपको, आपका भविष्य बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। अगला सवाल क्या है? तो कह रहे हैं लघु सिंचाई योजनाओं की छठी गणना के अनुसार सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं किस राज्य में है? बहुत शानदार सवाल है। सबसे ज़्यादा लघु सिंचाई योजनाएं किस राज्य में? छोटी वाली जो होती हैं छोटी छोटी सिंचाई परियोजनाएं मध्य प्रदेश में, केरल में, उत्तर प्रदेश में या असम में। ठीक है, तो देखिए कहाँ है बेटा? तो वो है हमारे उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो अगर मैं कहूँ कि बताइए सर्वाधिक लघु सिंचाई परियोजना वाला राज्य कौन सा बेटा? तो हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं। और ये गणना किसने कराई है? इनकी गणना किसने की है? इनको कैलकुलेशन इनकी किसने की है? तो कैलकुलेशन की है जल शक्ति मंत्रालय ने। किसने करी है बेटा? जल शक्ति मंत्रालय ने इनको कैलकुलेट किया है। और जल शक्ति मंत्रालय की ये कौन सी गणना है? छठी गणना है। कौन सी गणना है? 6वीं गणना।
जल शक्ति मंत्रालय की छठी गणना के अनुसार पूरे देश में सबसे ज़्यादा लघु सिंचाई परियोजनाएं जो हैं वो योजनाएं या परियोजनाएं जो है वो किस राज्य में है, तो वो हमारे उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और आखिरी सवाल बहुत शानदार आपके लिए। क्वेश्चन कह रहे हैं कि शतरंज विश्व कप 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता, तो मैग्नस कार्लसन, आर प्रज्ञानंदन, डी गुकेश या इनमें से कोई नहीं। बहुत शानदार सवाल है, बड़ा चर्चा में रहा। प्रज्ञान चलो आपने नाम सुना भी होगा। तो यह है शतरंज विश्व कप 2023। पहला सवाल बहुत शानदार पूछ लेगा आपसे कि शतरंज विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था, आयोजन किस शहर में हुआ था, तो आयोजन हुआ था बाकू में। कहाँ हुआ था, बाकू में। अगर आपका जीके बहुत अच्छा है, जीके पर आपकी कमांड बन चुकी है, तो आपको जवाब देना है कि बाकू जो है वो किसके लिए फेमस है। बाकू किसके लिए फेमस है ये आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने बच्चे सिंसियर हैं जो जवाब देंगे और कितने लेजी हैं, आलसी हैं, पढ़ लेते हैं जवाब नहीं देते, उनका भी पता चल जाएगा। तो याद रखो, लेजी मत बनिए, एक्टिव रहिए। ठीक है, हाँ। तो आयोजन हुआ था बाकू में। बाकू राजधानी किसकी, अजरबैजान की। अजरबैजान की राजधानी क्या बेटा, बाकू में। अब ये जो शतरंज का विश्व कप हुआ, इसका विजेता कौन बना, तो इसका विजेता बना बेटा, कौन बना, मैग्नस कार्लसन। नाम याद रखेंगे, मैग्नस, हाँ कार्लसन, मैग्नस कार्लसन ने इसको जीता। कहाँ का रहने वाला खिलाड़ी है ये, यह नॉर्वे का। नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो। और कौन उपविजेता बना, उपविजेता कौन बना बेटा, तो उपविजेता बने आर प्रज्ञानानंदा। नंदन जो है वो उपविजेता बने। ये कहाँ के हैं, भारत के। कल मैंने बताया था आपको कि इनकी बहन का नाम है आर वैशाली और वो भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर हैं। और ये जो हैं और वो आर वैशाली दोनों भाई बहन हैं। तो भाई बहन की जोड़ी आर प्रज्ञानानंदन और आर वैशाली दोनों ही ग्रैंड मास्टर हैं। भारत की वो तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर हैं और टोटल उनका नंबर है 84, 84 ग्रैंड मास्टर हैं वो। ठीक है, तो ये सवाल भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। बहुत शानदार सवाल हैं और ये समझ लीजिए कि इसी प्रकार के सवाल एग्जामिनर कंडक्ट करता है। पूछ लेगा कि मैग्नस कार्लसन किस देश के हैं, तो वो नॉर्वे के हैं। और जो आर प्रज्ञानानंदन है वो भारत के हैं, चेन्नई के हैं, मैंने बताया था आपको। और ये भी ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बताए थे, विश्वनाथन आनंद। ठीक है, तो देखिए ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। आप मेहनत करिए, जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं उनके जवाब दीजिए और थोड़ा हमारी वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।